और दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपके पितृ भी आपको खूब ब्लेसिंग्स दे रहे। तो आज की स्टोरी एक लड़की की है। ये लड़की को मैं जानती हूँ और इसकी शादी भी बहुत मुश्किल से हुई, बहुत बिट्रेयल मिला इसको लाइफ में। और उसके बाद इसकी मैरिज हुई और उसके बाद इसको बहुत ही मुश्किल से, मतलब बेबी उसको ऐसे हुआ कि समझो कि एवरी टाइम जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी अपने आप मिसकैरेज हो जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका मिसकैरेज भी अपने आप हो जाए या फिर अगर आप अबॉर्शन भी कराते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं, फीटस होते हैं, उनके लिए भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है, अगर आप करते हैं तो फिर वो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। और ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी थोड़ा तनाव डेवलप होता है वो भी ख़त्म होता है। और कई बार वो प्लान करते हैं वापस आने का। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, बार बार मिसकैरेज, बहुत परेशान थी। तो पितृपक्ष जब आया तो उसको ये बोला गया कि आपके अभी तक जितने मिसकैरेज हो गए हैं या कोई अगर आपने अबॉर्शन अपने आप कराया है तो आप उसका भी अम, श्राद्ध कीजिए। बिकॉज़ वो एक लाइफ थी आपके अंदर जो ख़त्म हो गई, जिसको आपने इम्पोर्टेंट नहीं समझा लेकिन उसने इम्पोर्टेंट ज़रूर समझा था। आपके थ्रू आने का वो एक मीडियम था। तो ख़ैर उसने वो भी किया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको एक बेबी बॉय हुआ। लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, बेबी बॉय हो गया तो उनको लगा कि अब हम सब सेटल्ड हैं। इस बात को 6-7 साल हो गए और अचानक से उसने देखा कि भाई उनके उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी मैरिज नहीं हो रही है। बहुत ट्राई किया, वही गुरुदोष है। तो फिर किसी ने उसकी सिस्टर इन लॉ को बोला कि आप बेबी अडॉप्ट कीजिए। अब बेबी अडॉप्ट वो कैसे करें, क्यों क्यों करें? क्योंकि कई बारी आप जब बेबी अडॉप्ट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका जुपिटर अच्छा होता है, क्योंकि आप किसी और बच्चे को एक शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं अपने, जो आपका खून नहीं है, और वो आपको बहुत ब्लेसिंग देता है। तो अब उसकी सिस्टर इन लॉ को कोई बेबी देने को रेडी नहीं, क्योंकि वो एक तो सिंगल है, दूसरा वो डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स पे, अपने ब्रदर पे। तो ये लोग भी काफ़ी वरिड थे कि अब एज भी होती जा रही है, शादी भी नहीं हुई है, बच्चा भी नहीं हुआ है, तो अब क्या किया क्या जाए। तो इस मेरी फ्रेंड को भी बोला गया कि भाई आप ट्राई करो एक और बेबी, और फिर हम चाहते हैं कि हमारी लीनेज ही हो, और वो बेबी आप सिस्टर इन लॉ को अपना दे देना, वो पालेगी। तो ये बात हुई, बट उसका पता चला कुछ ऐसा इशू डेवलप हो गया जिससे कि वो दोबारा प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। और फिर उसको ये भी फ़ील हुआ कि मेरी फैमिली तब कंप्लीट होगी जब मेरा एक और बेबी होगा, क्योंकि सिबलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक सिंगल चाइल्ड नहीं समझ सकता। अगर आपका एक ही बच्चा है तो उसको आपस की जेलसी, आपस की दोस्ती, बहुत कुछ होता है सिबलिंग्स के बीच में, और बहुत कुछ सीखते हैं सिबलिंग्स एक दूसरे से, एक पक्की दोस्ती होती है। तो उसको भी लगा कि उसका बेबी होना चाहिए, पर हो नहीं रहा था। अब उसके हस्बैंड को भी उसने बोला कि क्या करें, आईवीएफ ट्राई करके देखें। वो भी करा उन्होंने, बट एग्स का इशू था। तो डिसहार्टेंड थी वो, डिसहार्टेंड थी। तो उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि चलो हम सत्संग पे जा रहे, तुम भी चलो, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। तो वो भी चली गई, वहाँ पे सत्संग सुन रही थी। तो एक लेडी ने उसको अप्रोच किया। तो उसने बोला कि अभी आप यहाँ पे कैसे, आपको तो देखा नहीं। तो उसने बताया कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ आई हूँ। उनका आपका तो एक बेटा है। तो हाँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी अपनी भी बेटी हो जाती एक और, तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाती। तो उस वक़्त तो बात ऐसे आ गई हो गई। कुछ दिन बाद इसको फ़ोन आया, और एक्चुअल बात ये भी है कि वो आज तक अपने
जितने भी मिस कैरेजेस हुए हैं उसका श्राद्ध वो आज भी करती है। और उसको एंसेस्टर ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही थी। उसको अचानक एक दिन फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आप आके मिल सकते हो। अब ये फ़ोन किसका था? ये फ़ोन उस लेडी का था जो जिसने पूछा था इससे कि आप यहाँ पे कैसे? तो उसने कहा हाँ, मैं आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हमने गई मिलने के लिए, कैफ़े में बुलाया, बातचीत हुई। अब बातचीत जब हुई तो फिर उसने बताया कि एक कम्युनिटी है जहाँ पे गर्ल चाइल्ड जो है उसको वो डोनेट कर देते हैं, तो आप उसको अप्रोच कीजिए। तो उसने कहा वो मैं कैसे करूँ? ख़ैर किसी तरीके से उसे एक फ़ैमिली से मिलाया उसको, तो जिनकी ऑलरेडी 5 बेटियाँ थीं और जो अभी 6th होने वाली थी वो भी बेटी ही थी। और वो ऑलरेडी उनकी जो 5वीं बेटी थी वो शायद 1 साल की थी, 1 डेढ़ साल की थी। तो वो चाहते थे कि हमारी बेटियों को अच्छा घर मिल जाए, जहाँ पे उनकी परवरिश अच्छी हो, क्योंकि वो गरीब भी थे, इतने भी गरीब नहीं थे, बट हाँ, उनके लिए मुश्किल था इतने बच्चों को सँभालना। और उससे हुआ यूँ कि उसकी सिस्टर इन लॉ इसने घर आके जब बात की तो सिस्टर इन लॉ ने भी कहा कि जब जो बच्चा 1 साल का हो गया है, डेढ़ साल का, तो उसको मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ। पेरेंट्स भी मान गए उसके। और इससे बात की कि जो उसका एक और बेबी हो रहा है उसको मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ, ताकि मेरी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो पेरेंट्स का क्योंकि सब कमा रहे थे घर में, तो इट वाज़ कहा कि भई ये तो बात बात बहुत ही अच्छी है। और इसी तरीके से उनका बहुत स्मूथली काम हो गया। और एनजीओ के थ्रू ही सही, बट उनको 2 बेटियां आ गई एकदम से घर में। एक बेटी तो इमिडिएटली आ गई, उन्होंने फटाफट पेपर वर्क कराया। और दूसरी जैसे ही बर्थ हुआ उसके 1-2 घंटे बाद इनको मिल गई। और वो अब दोनों बच्चे इतने खुश हैं और ये लोग इतने सेटल्ड हैं अपने लाइफ में, इनको कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। तो हुआ यूँ कि इस दौरान बैच फ्लावर रेमेडी कैसे काम आई कि ये जो मेरी फ्रेंड है, जब इसको ये डिप्रेशन मेजर हो गया था कि अब मेरे को दूसरा बेबी हो नहीं सकता है, तो कैसे किया जाए और क्या हो, तो उस दौरान पे उसने बैच फ्लावर के लिए मुझे कंसल्ट किया था। तो उस टाइम पे भी मैंने उसको ये कहा था कि डोंट पुश योरसेल्फ। एक इम्पेशंस नाम की चीज़ अगर आप डालोगे अपने अंदर तो वो काम आपका नहीं बनेगा। ख़ैर उसके इमोशन से रिलेटेड मैंने उसको जब बैच फ्लावर दिया था, तो उसने मुझे कहा कि मेरे सपने में मेरी दादी आई है और दादी कह रही है कि मैं तेरे पास आने वाली हूँ। तो मुझे लगा शायद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अपने आप, बट दादी कैसे आने वाली थी? कैसे वो पैदा होने वाली थी, कहाँ पैदा होने वाली थी और कहाँ से कहाँ इसके पास आने वाली थी, किसने इंट्रोड्यूस कराया, ये एक लंबा प्रोसेस बना। लेकिन दादी ने सोच रखा था कि मैं अपनी पोती के पास वापस आऊँगी, आ गई। और क्योंकि डिप्रेशन की दवाई इसकी सिस्टर इन लॉ को भी दी थी, बट उसका मुझे केस नहीं पता कि उसको कोई सपने में आया नहीं आया, दैट आई डोंट नो, बट इनका ज़रूर पता है। तो एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो कैसे भी करें, आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन हर चीज़ के लिए रेडी करिए। जो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि कई बारी आप जो विश करते हैं वो आपको तब भी मिल सकता है जब कुछ ख़त्म हो। समझ रहे हैं आप? डिस्ट्रक्शन पहले आती है, फिर क्रिएशन आती है। तो बहुत सोच समझ के विश कीजिए आप कि आप क्या मांग रहे हैं अपने पितरों से भी, और वो आपको किस तरीके से देंगे। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी विश करें या किसी के लिए भी प्रे करें तो एंड में एक लाइन जोड़ें, विथ हार्म टू नन। ये ज़रूर जोड़ें और फिर आप देखें कि आपका टाइम लगेगा लेकिन काम बनेगा, लेकिन विथ हार्म टू नन, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप नोट करें। और चलिए फिर कल मिलते हैं। कल मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें एक पेट जो है वो वापस आता है अपनी ह्यूमन के पास। किस फॉर्म में, कैसे, कल मिलेंगे, कल बताती हूँ।
शाम को मैं अपना एक मिनी व्लॉग डालूँगी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो आज मैंने अपने नाना जी को याद किया है और नाना जी के साथ जो मेमोरीज़ हैं मेरी हैप्पी मेमोरीज़, उनको याद किया, उनको ग्रैटिट्यूड दिया और एक छोटा-सा स्केच बनाया एक मेमोरी को दिमाग में रख के। तो आई होप वो स्केच भी आपको अच्छा लगे। तो शाम को मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।